स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो, yes. So the part that we are going to do as of now, it is not in your syllabus. उस 30% सिलेबस में ये पार्ट कट चुका है, ठीक है ना। बट एज वी डोंट नो नेक्स्ट ईयर मेंस के सिलेबस में होगा, तो वी आर कवरिंग इट, बट वी विल। अच्छी बात तो ये है कि ये सिलेबस ऑफ नाउ नहीं है, ठीक है ना, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है एज ऑफ नाउ। ये पहली बात मेरे को करनी है। दूसरी बात जो हमें देखनी है, ये जो टॉपिक है, मैंने पहले भी बताया कि एसएचएम का जो सॉल्यूशन है वो हमने एक हार्मोनिक सॉल्यूशन, जो हार्मोनिक साइन कॉस वाला सॉल्यूशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंगल साइन कॉस फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है ना। एक्चुअल मैथमेटिकल सॉल्व करने के लिए जैसे मल्टीपल साइन और कॉसेस को जोड़ना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फोरियर एनालिसिस दैट इज रिक्वायर्ड। सो मेनी ऑफ दोज थिंग्स गो आउट ऑफ आवर प्रीव्यू। So for this cases, damped oscillations, force oscillation and damping and force oscillations का combination, इनके जो solutions हैं ये फोरियर एनालिसिस ने बनाकर दे दिए हैं। कैसे दिए हैं उस पर बातचीत नहीं करेंगे, जो solution आ गया है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। So the limitation in the entire chapter is that कि अब जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें फैक्ट्स आएंगे, उनको समझकर क्वेश्चन कर लेंगे, इतना हमने सीखना है। मतलब बेसिकली हमने फॉर्मूले याद करने हैं, कहाँ से हैं वो वाला पार्ट है ही नहीं। आप एनसीईआरटी में भी खोलकर देखो, उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इट इज फाउंड दैट। ये मैंने आई थिंक लास्ट टाइम हाईलाइट भी करके दिखाया था एनसीईआरटी में, आई होप आई, है ना, दिखाया था ना मैंने आपको। तो सॉल्यूशंस कहाँ से हैं उन पे हमें फोकस नहीं करना, सॉल्यूशन क्या है उस पर फोकस करना है। अब सबसे पहले हमें समझना है डैम्प्ड ऑसिलेशंस को। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, आईसीएससी पर्सन, एनीवन कैन टेल मी व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस? Sir, oscillations which have a decreasing amplitude. Perfect. Oscillations with decreasing amplitude. So what are damped oscillations? Oscillations जिनकी amplitude समय के साथ कम होती रहे, और ये ही रियल लाइफ ऑसिलेशंस डैम्प्ड होती हैं। हमने देखा अगर पेंडुलम को हम, ठीक है ना, कोई भी पेंडुलम को, ये तो आपने किया भी होगा, आप ऐसे करके छोड़ दो तो उसकी जो मोशन है वो कुछ ऐसी होती है, धीरे 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 स्विंग करना बंद कर देता है। आई होप वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट। हाँ Yes, जी। sir. So Yes, damped sir. oscillations are what we observe in real life. Why? Because of air resistance. अगर आप एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर कर लोगे तो एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड समथिंग कॉल्ड एज डैम्पिंग फोर्स। तो जब भी एयर रेजिस्टेंस होगी या जब भी ऑसिलेशंस हो रही होंगी इन अ फ्लूइड, ठीक है ना, एक फ्लूइड मीडियम में या एक ऐसे मीडियम में जो फ्लूइड है, तो इट क्रिएट्स समथिंग कॉल्ड एज डैम्पिंग फोर्स। क्यों, आप फ्लूइड्स में समझ लोगे। फ्लूइड्स डैम्पिंग फोर्स क्रिएट करते हैं। डैम्पिंग फोर्स से क्या होता है, धीरे 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 जो एम्पलीट्यूड है हमारे सिस्टम का वो कम होता रहता है, और धीरे 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 वो बंद हो जाती है ऑसिलेशंस। यस, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है भाई? हाँ, डैम्पिंग ऑसिलेशन, ठीक है, एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। तो बेसिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। तो डैम्पिंग फोर्स को दिखाने के लिए दिस इज हाउ वी इंडिकेट, वी टेक अ ब्लॉक मास सिस्टम, हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ही देखेंगे, और ऐसे डॉट 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 बना देते हैं। ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ अ डैम्पिंग फोर्स। ठीक, जो डैम्पिंग फोर्स होती है इट इज माइनस बी वी, ठीक है ना, हिंदी वाला बी वी नहीं है, ये बी इंटू वी है, वेयर बी इज द डैम्पिंग कांस्टेंट। सो डैम्पिंग फोर्स क्या होती है, माइनस बी टाइम्स वी। सो डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। सो इफ वी कंसिडर डैम्पिंग फोर्स, अब तक क्या थी इक्वेशन, के एक्स प्लस एम ए इक्वल टू 0 आई थी डिफरेंशियल इक्वेशन, याद है? पहले एम इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया था। अगर आप Yes, डैम्पिंग sir. फोर्स भी Yes. कंसिडर कर लोगे Yes, sir. तो ये इक्वेशन बन जाती है, के एक्स
प्लस BV प्लस MA इज इक्वल टू 0। या फिर आप ऐसे बना सकते हो, आपको याद होगा ना पीछे वो केस लगता है फोर्स किसी भी टाइम पे, मान लो ब्लॉक इधर जा रहा है तो डैम्पिंग फोर्स पीछे को लगेगी B टाइम्स V। और आपको याद होगा जो उल्टी फोर्सेस लगते हैं इक्वल टू माइनस MA पुट कर देते हैं ना अपन, इज इक्वल टू माइनस MA। माइनस साइन क्यों है समझ गए ना, हमने ये इधर को लिया हुआ, अगर जनरल ऑपोजिट होता है ना, रिस्टोरिंग वाला साइन याद होगा ना, माइनस लग जाता है, तो उससे पता चलता है KX प्लस BV plus MA is equal to 0. This is the differential equation that you get. Now this differential equation, if you solve by complex mathematics, इसका जो solution आता है वो ये आता है। कहाँ से क्यों क्या आता है, आपको लास्ट टाइम भी मैंने शायद दिखाया था, फिर दिखा देता हूँ। तो लेट मी शो इट। ये तो उड़ा ही हुआ है, एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है आई थिंक। ये रहा, देखो दिख रहा है आपको, बोलो यार द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी ऑफ द फॉर्म, मैंने बताया था ना ऐसे लिखा होता है। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. So, तो ये सॉल्यूशन आ गया है, कहां से आ गया है हमने उस पर चर्चा करनी ही नहीं है, ये आ चुका है। क्लियर है? अब ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन के बारे में आपने देख लिया, ये आ जाता है। अब जो समझने वाली बात है वो देखते हैं। इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर, इसको ये नोट लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस एम्पलीट्यूड x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड व्हिच इज वेरिंग इनटू साइन ऑफ ओमेगा डैश t प्लस फाई। अगर आप देखोगे अभी भी हार्मोनिक फंक्शन है, बोलो एम्पलीट्यूड है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम t है, और साइन का भी फंक्शन है जो कि हार्मोनिक फंक्शन है। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, दिखा रहा हूँ, एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, so this is how you get the graph। एम्पलीट्यूड भले ही कम हो रहा है बट टाइम पीरियड फिक्स्ड है। जो टाइम पीरियड है वो आएगा 2 पाई बाय ओमेगा डैश। ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ओमेगा चेंज हो गया, सेम नहीं आएगा जो पहले आया था, बट नया आ रहा है, ठीक है ना, बट है तो फिक्स्ड ना, मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वो वाली बात है। एम्पलीट्यूड कम होने लग गया, टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है, पार्टिकल आज भी एक चक्कर फिक्स्ड टाइम में ही काट रहा है, ठीक है ना। चक्कर छोटा हो गया, दैट इज अ सेकंड इशू, बट चक्कर काटने का जो समय है वो गायब नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम ग्रैंडफादर क्लॉक जो बनाकर हम यूज करते हैं उसमें एयर रेजिस्टेंस भी काउंट कर लोगे, ऑब्वियसली उसका टाइम पीरियड जो 2 पाई रूट एल बाई जी है वो तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, बट जो भी आएगा वो फिक्स्ड होगा। वो अगर आप कैलकुलेट करके एक बार आपने सेट कर दिया तो वही रहेगा। आई बात समझ में? द टाइम पीरियड इज स्टिल फिक्स्ड, इट इज स्टिल अ पीरियोडिक मोशन। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? बोलो यार। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. आप ये टेक्निकली तो पीरियोडिक मोशन बोल नहीं सकते, इसको ऐसे बोलेंगे इट्स अ मोशन विच हैज अ टाइम पीरियड टी, क्योंकि सेम मोशन रिपीट नहीं हो रही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? टेक्निकली पीरियोडिक मोशन नहीं है, सेम मोशन थोड़ी रिपीट हो रही है, रास्ता तो छोटा होता जा रहा है। बोलो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये मोशन कैसा है कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, हर बार ऑसिलेट करने का जो एम्पलीट्यूड है वो छोटा होता जा रहा है, बट एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, मतलब मीन पोजीशन से जाकर लेफ्ट साइड, फिर मीन पोजीशन, फिर राइट हैंड साइड, और फिर वापस, ये एक चक्कर काटने का जो समय है वो फिक्स्ड रह रहा है। क्लियर है? तो बार बार वो जो मीन पोजीशन पर आने का समय है, जो अंतराल है वो सेम रह रहा है, भले ही रास्ता उसका छोटा बड़ा होता जा रहा है। तो ये जो मोशन है ये कौन सी मोशन है?
डैम्ड ऑसिलेशंस. इज इट ओके क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस केस में क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड है और समय के साथ एम्पलीट्यूड वो क्या कर रहा है, पहले ए नॉट था, धीरे 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 खत्म होता जा रहा है. ठीक है ना, ये डिके कर रहा है. इसको टेक्निकली बोलते क्या कर रहा है, डिके कर रहा है. e टू द पावर माइनस बी टी बाय 2m. इस रिलेशन से वो क्या कर रहा है, डिके कर रहा है. अब ये डिके प्रिंसिपल थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं, इस पर डिटेल में बात तो करनी है. डीके प्रिंसिपल को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट फील करो. मान लो एक ऐसा केक है जो कभी भी एक्सपायर नहीं होता. केक इट नेवर एक्सपायर्स. ठीक है, इनफाइनाइट एक्सपायरी डेट है. आपको मैं रूल दे दूं, आपके घर में केक पड़ा है, रोज जितना केक है उसका आधा खाना है. केक कितने दिन में खत्म होगा? रोज जितना केक है उसका हाफ खाना है. तो केक खत्म होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, या 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, या कभी भी खत्म नहीं होगा? बताओ. ये भी खत्म नहीं. कभी भी खत्म नहीं होगा. मैं तो बोल रहा हूँ जितना बचा है उसका आधा खाना है. जितना बचा है उसका आधा खाना है. तो इसका क्या मतलब है बताओ? पहले दिन 1 का हाफ खा लिया, अब हाफ का हाफ, फिर हाफ का हाफ, फिर हाफ का हाफ, फिर हाफ का हाफ, फिर हाफ का हाफ, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो केक कभी खत्म होगा? No, अरे sir. केक कभी खत्म No, होगा? No, sir. sir. इसको बोलते हैं डिके का प्रिंसिपल. ये डिके का प्रिंसिपल होता है. क्या? जितना प्रतिशत या जितना फ्रैक्शन आज कम हुआ है उतना ही अगले में कम होगा, उतना ही अगले में कम होगा, उतना ही अगले कम होगा. तो ऐसी चीज को खत्म होने में कितनी देर लग जाएगी? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. कम तो होता जाएगा, खत्म नहीं हो पाएगा. क्या ये बात समझ आई? इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? डीके प्रिंसिपल बोलते हैं. सेम इज हैपनिंग विद एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड छोटा तो होता जा रहा है, 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 और खत्म होने में कितना टाइम लग जाएगा? इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा. तो डिके प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर एक टाइम पीरियड टी में एम्पलीट्यूड ए नॉट से ए नॉट बाय एक्स हो गया, तो 2t में कितना हो जाएगा? ए नॉट से ए नॉट बाय एक्स स्क्वायर. 3t में कितना हो जाएगा? ए नॉट से ए नॉट बाय एक्स क्यूब. 4t में कितना हो जाएगा? ए नॉट से ए नॉट बाय एक्स की पावर 4. ये लॉजिक समझ आया? वही फ्रैक्शन हाफ हो रहा है तो 1/2, फिर से 1/2 हो जाएगा, फिर बचे हुए का 1/2, फिर बचे हुए का 1/2, फिर बचे हुए का 1/2. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं डिके प्रिंसिपल. समझ आया क्लास? Yes, sir. कैन यू रिलेट इट टू कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है. कंपाउंड sir. इंटरेस्ट का उल्टा, उसमें बढ़ता है, इसमें घट रहा है. Yes, sir. इसमें कंपाउंड डिक्रीमेंट बोल दो. Yes, sir. भाई पहले साल में 100 का 110 हुआ, अगले साल में 110 का 10% बढ़ गया. समझ ना, 10% अगर बढ़ रहा है, पहले साल में 100 का 110 हो गया, अगले साल में 110 का 10%, 11 और बढ़ गया, फिर 12.1 और बढ़ गया. समझ पा रहे हो ना? एंड सो ऑन सो फोर्थ. कंपाउंड इंटरेस्ट समझ आया? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है? सिमिलरली ये कंपाउंड डिके हो गया, एक तरह से कंपाउंड डिक्रीमेंट हो गया. तो जब भी डैम्ड ऑसिलेशंस होंगी, जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिके प्रिंसिपल या कंपाउंड डिक्रीमेंट का लॉ फॉलो करता है. क्यों नहीं पता, करता है बस. इज दिस क्लियर क्लास? Yes, sir. बोलो Yes, यार. Yes, अब एक बात समझो, Yes, sir. टोटल एनर्जी जो होती है, आपको अगर याद हो एसएचएम में ये होती है. तो टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है. यस. जितने देर में एम्पलीट्यूड मान लो हाफ हो रहा है, एनर्जी उतनी देर में 1/4 हो जाएगी. आर वी गेटिंग दिस? एम्पलीट्यूड अगर हाफ होगा तो एनर्जी 1/4 रह जाएगी. यस. तो एक डैम्ड ऑसिलेशन सिस्टम में एम्पलीट्यूड तो गिर ही रहा है, साथ साथ एनर्जी भी धीरे 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 डिसिपेट हो रही है या खत्म होती जा रही है. पूरी खत्म होने में फिर से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा.
बट धीरे 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 खत्म होती रहेगी। क्या ये बात समझ आ रही है? ऑब्वियस है, आई थिंक लॉजिकल है, Yes, sir. ठीक है। Sir. हालांकि Yes, sir. डबल रेट से जो एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के कंपैरिजन में स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एक टाइम पीरियड में अगर 1/x हो रहा है एम्पलीट्यूड, तो एनर्जी E/x स्क्वायर होगी। इसमें एनर्जी E/x⁴ होगी। इसमें एनर्जी E/x⁶ होगी। इसमें एनर्जी E/x⁸ होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? डबल एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगा एनर्जी में, क्योंकि ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. ठीक है ना। एक क्वेश्चन समझते हैं डीके का, बिल्कुल लॉजिक से समझेंगे। इन 10 seconds amplitude of vibration या oscillation falls by 10%. What is the amplitude after 30 seconds? ठीक है ना। ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ए नॉट था, एट t = 0 एम्पलीट्यूड ए नॉट था, और 10 सेकंड में 10% गिर जाता है, तो 30 सेकंड बाद क्या होगा? लॉजिक से करना, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर लॉजिक से करोगे 2 मिनट में हो जाएगा, इक्वेशन ढूंढोगे फिर नहीं होगा। तो इन 10 सेकंड ए नॉट का ए नॉट माइनस 10% हो जाएगा। बोलो 0.9 ए नॉट हो जाएगा। बोलो यार। Yes, sir. Yes, से sir. 10 सेकंड्स में होगा, 10 सेकंड से 20 सेकंड में क्या होगा? 0.9 ए नॉट का 10% और गायब हो जाएगा, मतलब इंटू 0.9 एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 20 से 30 सेकंड में क्या होगा? 0.9 स्क्वायर ए नॉट का 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 ए नॉट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एक सेकंड में 0.9 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, एक बार 10 सेकंड में 0.9 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, दो बार 10 सेकंड में 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बार में 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। डीके प्रिंसिपल समझ आया? Yes, तो sir. एम्पलीट्यूड Yes, sir. कितना Yes, sir. बचेगा? कितना बचेगा आफ्टर 30 सेकेंड्स? एम्पलीट्यूड कितना बचेगा? 0.729 ए नॉट बचेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा होता, 10% कम हो रहा था, तो 3 बार में तो 30% कम हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा ना, क्योंकि बचे हुए पर लग रहा है। यस, Yes, sir. आई होप दिस इज क्लियर। तो डीके प्रिंसिपल समझ Yes, आया? sir. तो एम्पलीट्यूड डिके कर रहा है, डिके कैसे कर रहा है हमें समझ आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। इस पे जो क्वेश्चन आएगा पता है क्या आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। वो आपसे क्या पूछते हैं मैं बताता हूँ। वो पूछेंगे कि एक तो ये क्वेश्चन दे देंगे कि अगर डैम्पिंग फोर्स मान लो कुछ दे रखी है -10V, ठीक है ना, और मास दे रखा है मान लो 2 kg, तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा? ए नॉट e⁻bt/2m आएगा ना जी। तो b/2m की वैल्यू पूछ लेंगे। b/2m की वैल्यू निकाल सकते हो? बोलो यार। आपका b कितना है? 10, 2m की जगह 4 आ गया, तो ए नॉट e⁻ क्या आ जाएगा? 2.5t। इज इट ओके? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। या फिर आपसे ग्राफ पूछ लेंगे कि कैसे एम्पलीट्यूड डिके करता है, उसका ग्राफ दिखाओ, कि लीनियरली गिरता है, कि ऐसे गिरता है, कि ऐसे गिरता है। ये 3-4 इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? No. No, sir. No, sir. I hope the concept is very much clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. हाँ So, जी, किसी को कोई डाउट तो यहाँ पे पूछ लो यार। किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ लो, यहीं पर कोई डाउट हो। फैक्ट तो मैंने बता ही दिया, इसके सिवाय किसी को कोई भी डाउट हो, लग रहा हो भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? Anyone has any problem with this? No, sir. Time oscillations का में आता है क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल टर्म अगेन।
क्रिटिकल डैम्पिंग किसे बोलते हैं? जब ओमेगा डैश 0 हो जाए। ओमेगा डैश 0 कब होगा? ठीक है ना, तो b बाय 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m। तो इससे b क्या आ जाएगा बताएं? 2m टाइम्स रूट k बाय m। b कितना आ जाएगा? 2 रूट k बाय m। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में ओमेगा डैश क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब पार्टिकल ऑसिलेशन छोड़ देगा। अगर आप सोचो पार्टिकल ऑसिलेट ही नहीं करेगा क्रिटिकल डैम्पिंग वाला। यस, अरे बोलो यार, ऑसिलेट नहीं करेगा ना। ओमेगा डैश 0 हो गया, टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया, टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया, याद है? Yes, डज नॉट sir. मूव एट ऑल, Yes, sir. Yes. डज नॉट मूव एट ऑल, आई हैड टोल्ड अबाउट दैट। अरे किसी का ना यार ऑडियो फालतू आ रहा है, बंद कर दो यार। देखो, इज इट ओके क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया? इसका मतलब क्या है? ये जो फॉर्मूला हमने दिया बनाकर आपको, ये तभी वैलिड होगा अगर k बाय m लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन b बाय 2m का स्क्वायर होगा। सोचो, क्योंकि अंदरवाइज अंडर रूट के अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव। मतलब जो b Negative. है इट विल बी लेस देन 2 रूट m के। ठीक है ना? तो b इक्वल टू 2 रूट m के को क्या बोलते हैं अपन? क्रिटिकल डैम्पिंग। सो पार्टिकल undergoes oscillation, particle undergoes oscillation if b is less than 2 root km। इसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड। इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकली डैम्प्ड। इसको क्या बोलते हैं? अंडर डैम्प्ड। और अगर b 2 रूट km से ज्यादा है इसको बोलते हैं ओवर डैम्प्ड। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं हमने पढ़ना, बस बोलते हैं भाई ओवर डैम्प्ड सिचुएशन है, ओवर ही होगा भाई डैम्प। इज इट ओके? टेक्निकल नाम है, बोल देंगे। एनीवन हैज एनी Yes, sir. प्रॉब्लम? ठीक। एक अब आता है टाइम कांस्टेंट। ये टेक्निकल चीजें हैं, क्यों बाद में टाइम कांस्टेंट। ए क्या आया था? ए नॉट ई की पावर बी टी बाय 2m। तो जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट होगा 2m बटा बी। ठीक है ना? टाइम कांस्टेंट का जो सिंबल होता है वो टॉर्क वाला टाउ ही होता है। तो ए को ऐसे लिख सकता हूं, टी बाय टाउ। सर ये एक बार फिर से बताना। ये डेफिनेशन है टाइम कांस्टेंट। देखो, टी डिवाइड बाय टाउ लिखते हैं, तो कंपेयर करके बता सकते हो टाइम कांस्टेंट क्या होगा। कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, Okay. Yes, sir. यू विल Yes. गेट द टाइम कांस्टेंट। अगर फैक्चुअली डिफाइन करना है टाइम कांस्टेंट को, अगर फैक्चुअली डिफाइन करना है टाइम कांस्टेंट को, तो क्या होगा? आप टी की जगह टाउ डालो, टी इक्वल टू टाउ डालो, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ए नॉट ई की पावर -1। कितना आ जाएगा? ए नॉट बाय ई। तो ये ग्राफ था। तो एक टाइम कांस्टेंट में टी इक्वल टू टाउ में एम्पलीट्यूड कितना गिर जाता है? ए नॉट बाय ई बन जाता है। अब मुझे बताओ दो टाइम कांस्टेंट में कितना होगा, सोचकर बताना। ए नॉट बाय ई स्क्वायर हो जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड? एक Yes, टाइम कांस्टेंट में 1/e हो जाता है, Yes. तो दो टाइम कांस्टेंट में 1/e स्क्वायर, तीन टाइम कांस्टेंट में 1/e क्यूब। ई आपको पता ना 2.73 पड़ा होगा मैथ्स में, yes, sir. Yes. नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। Sir. Yes, sir. ठीक है, तो आई होप ये समझ आया। इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी हमने बोला था क्या होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एनर्जी आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा? ए नॉट स्क्वायर
ई की पावर बी टी बाय एम आ जाएगा। बोलो यार, इसको स्क्वायर Yes. करोगे तो टाउ ऑफ एनर्जी क्या आएगा, एम बाय बी आएगा, तो हाफ ऑफ टाउ ऑफ ऑसिलेशन आएगा। टाउ माने टाइम कांस्टेंट, तो एनर्जी का टाइम कांस्टेंट आधा है, सही तो है। सेम टाइम में वो याद है ना, 1/4 हो रही थी, जितनी देर में ऑसिलेशन हाफ हो रही थी, एनर्जी 1/4 हो रही थी। क्या ये बात समझे? बोलो Yes, यार। sir. Yes, sir. तो जितनी देर में हमारे इसका एक टाउ गुजरेगा, इसके 2 टाउ हो जाएंगे। ठीक है, वो समझ गए हम, वो स्क्वायर हो जाता ना, इसलिए 1 टाउ 2 टाउ। बस ये इतना सा आपको फैक्ट पता होगा तो काम चल जाएगा। आपने इतना ही याद करना है, और ये भी तब याद करना है अगर अगले साल तक सिलेबस में बचे, नहीं तो ये पेज फाड़ के फेंक देना कॉपी के, और क्या। ठीक, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है फोर्स ऑसिलेशंस। ठीक है ना, फोर्स ऑसिलेशंस विद डैम्पिंग देख लेते हैं, या फोर्स ऑसिलेशंस ही बोलता हूं पहले। व्हाट आर फोर्स ऑसिलेशंस? सपोज Sir, the vibration that take place कोई under the स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उसमें एक ऑसिलेटिंग फोर्स लगा दी। ये बात समझ पा रहे हो? फोर्स ही ऑसिलेटरी लगा दी। ऑसिलेटरी फोर्स का मतलब, ऑसिलेटरी फोर्स का मतलब आप जबरदस्ती किसी चीज को पकड़ के ऐसे कह रहे हो, ऐसे चमकर कह सकते हो ना। मैं आपको पकड़ के पुश पुल करता रहूं तो बन गई ऑसिलेटरी मोशन, कर सकता हूं। बोलो यार, किसी को धक्का Yes, मारे sir. पकड़ के, आगे पीछे, उसको आगे पीछे Yes, करते रहे, वो बन जाएगी ऑसिलेटरी मोशन। Anyone has any problem? So if you apply an oscillatory force to any system, it will do oscillation, चाहे वो करना चाहे नहीं करना चाहे। तो वो जो मोशन एग्जीक्यूट करेगा वो कौन सी मोशन होगी? ऑसिलेशंस विच आर फोर्स, तो फोर्स ऑसिलेशंस करेगा। यहां पर ओमेगा डी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। यहां पर ओमेगा डी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ठीक, अगर हम सुन ऐसा भैया. करेंगे तो F माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए आ जाएगा। अगर हम एफ बी डी बनाए, F किसी भी टाइम टी पे पीछे को फोर्स के एक्स लग रही है, इधर को एक्सेलरेशन ए है, तो F माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए आ जाएगा। क्लास बोलो, तो F क्या आ जाएगा? के एक्स प्लस एम ए। F क्या था? F नॉट साइन ओमेगा डी टी इज इक्वल टू के एक्स प्लस एम ए। क्या जो पार्टिकल है वो करेगा तो ऑसिलेशन ही, तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, सोचकर देखो। हमें एम्पलीट्यूड नहीं पता, फ्रीक्वेंसी तो यही होगी। क्या पार्टिकल की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी? खुद सोचो ना, आपने पेन को पकड़ के आगे पीछे अगर ऑसिलेट करवा रहे हो, तो भाई आप जिस फ्रीक्वेंसी से हाथ को चलाओगे उसी फ्रीक्वेंसी से पेन चलेगा। नहीं, यस और नो? Yes, sir. Yes, yes, sir. एम्पलीट्यूड नहीं हमें पता, तो हम कहते हैं लेट एक्स इक्वल टू दिस, तो वेलोसिटी क्या आएगा? ठीक, और एक्सेलेरेशन क्या आएगा? डीवी बाई डी टी। क्या आएगा बताना? माइनस ए ओमेगा डी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी आ जाएगा। बोलो, इसमें पुट कर दें एक्स और ए, तो क्या मिलेगा? देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू के एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ए साइन ओमेगा डी टी माइनस एम ए ओमेगा डी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी। साइन कॉमन ले लें राइट हैंड साइड पे, समझ आ रहा है क्लास सबको क्या कर रहा हूं मैं? मैंने कहा कि भाई ऑसिलेटरी सॉल्यूशन ही आएगा, आप इसको मतलब कट कर दो, तो हमें पता चला कि ए माइनस एम ओमेगा डी स्क्वायर ए इज इक्वल टू एफ नॉट
इससे एम्पलीट्यूड निकल जाएगा क्लास, अगर आप ध्यान से देखें। बोलो यार। Yes, sir. इसको याद करने के लिए ऐसा भी कर सकता हूँ, ध्यान से देखना आप। और अब देखो जो मैं लिख रहा हूं, ओमेगा नॉट क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है रूट ऑफ के बाय एम। अगर आप धक्का ना करते तो वो सिस्टम ऐसे ही ऑसिलेट करना चाह रहा था, खुद से अगर ऑसिलेट करता, इसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता रूट के बाय एम से। बोलो यार। यस। अब वो किससे ऑसिलेट कर रहा है? इस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, एफ नॉट बाय एम। कैन यू अंडरस्टैंड? इफ ड्राइविंग और ओमेगा नॉट मैच हो गए तो एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। बोलो। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। पढ़ा होगा आपने। अगर किसी भी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से मैच करे तो उसका रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस मतलब वो बहुत ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। ये ब्रिजेस पे हमने सुना, आपने सुना होगा ना कि वो अलाउ नहीं करते सोल्जर्स को मार्च करने को, क्योंकि अगर सोल्जर्स की मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी ब्रिज के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी से गलती से मैच कर गई, क्योंकि ब्रिज हल्का सा हिलता तो रहता ही है, हवा में थोड़ा सा हल्की सी ऑसिलेशन रहती है, और गलती से सोल्जर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच हो गई तो एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो ब्रिज इतनी बुरी तरह अगर ऑसिलेट करेगा, इनफाइनाइट ऑसिलेशन समझो ना, ब्रिज इधर उधर लेफ्ट राइट बहुत ज्यादा हिल रहा है तो टूट ही जाएगा ना यार। इतना थोड़ी हिल सकता, थोड़ा सा हिलना अलग बात है, पूरा ही हिलने लग जाए दैट इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग इट क्लास? तो ये रेजोनेंस का बहुत ज्यादा ध्यान हमें रखना पड़ता है, ठीक है ना। ये वाइब्रेशन, किसी भी स्ट्रक्चर की जो वाइब्रेशंस है उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई इन अर्थक्वेक्स देयर आर सम बिल्डिंग्स दैट कोलैप्स एंटायरली एंड सम बिल्डिंग्स आर मतलब आप कहते हो ना अनडैमेज, या बिल्कुल भी नॉट डैमेज नहीं होती, क्यों सेफ रह जाती हैं, समझ सकते हो आप। यस अगर सर। अर्थक्वेक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो बुरी तरह ऑसिलेट करेगी और वो बिल्डिंग ढह जाएगी, ठीक है ना। और जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी वो बच जाएगी, ठीक है ना। और ये तो हर बिल्डिंग की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। सो ये आपको स्ट्रक्चर, एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, व्हेन यू डू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीस काइंड ऑफ थिंग्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको फोर्स ऑसिलेशन का। यस तो ये सर। फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी तो बेटा के और एम, किसी भी बिल्डिंग की जो आप कह रहे हो ना फ्रीक्वेंसी, हमने निकाला था ना टाइम पीरियड ऑफ अ सिस्टम किस पे डिपेंडेंट होता है? सिस्टम के खुद की प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट होता है। तो मतलब जो मटेरियल वगैरह यूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मटेरियल, हाँ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एवरीथिंग, डिजाइन, इट नॉट ओनली मटेरियल, मतलब कंस्ट्रक्शन कैसा है, डिजाइन कैसा है, हर चीज पे मैटर करेगा। ओके सर। जैसे बुर्ज खलीफा जो बना हुआ है, जो बिल्डिंग है, नॉट द सॉन्ग, जो बिल्डिंग बनी हुई है, और इट इज सब उसकी जो हिस्से आपने देखा होगा 4 या 5 हिस्से जुड़ के एक पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, उसके हिस्से मैंने सुना है उल्टी दिशा में वाइब्रेट करते हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसा वो आए, सिग्नल आए, उसको कैंसिल कर देंगे वो। अगर बाहर से कोई वाइब्रेशन आए, वो एक पार्ट की वाइब्रेशन दूसरे पार्ट की वाइब्रेशन को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं एक्टिव वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम्स। कई बिल्डिंग्स में है, आई थिंक जापानीज हैव आल्सो बिल्ड अ स्पेशल सिस्टम जिसमें वो पानी डाल देते हैं बहुत सारा बिल्डिंग के अंदर, सेंट्रल एक टावर रखते हैं, उसमें बहुत सारा पानी रखते हैं, क्योंकि पानी फ्लूइड है, फ्लूइड लगाएगा डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स क्या करेगा? एम्पलीट्यूड को धीरे 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 घटा देगा। सो दे हैव बिल्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स की पूरी इंजीनियरिंग होती है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग होती है पूरी, उनमें ऐसी बिल्डिंग्स ही सिखाई जाती हैं। आईआईटी रुड़की में तो पूरा डिपार्टमेंट था अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का। सो देयर दे यूज्ड टू बिल्ड बिल्डिंग्स, दे यूज्ड टू कॉल अस आल्सो कि आज हमने एक बिल्डिंग ढह के देखने आना, जरा घर में रहना। तो वो एक उनका सेटअप कमरा सा बना हुआ था, उसके अंदर हमें बिठाते थे,
आई वेंट वंस, तो वो नीचे से हिलाकर देखते थे कितना सेफ है, ह्यूमंस के लिए अनसेफ है, दे यूज्ड टू टेस्ट, सो दिस इज टेस्टेड बाय इंजीनियर्स बिफोर हैंड। तो कॉन्सेप्ट समझ गए फोर्स ऑसिलेशंस का? बोलो। तो Yes, फोर्स sir. ऑसिलेशंस में Yes, क्या होता है, sir. आप जिस फ्रीक्वेंसी से सिस्टम को ऑसिलेट करवाना चाह रहे हो वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो फिर तबाही हो जाएगी। क्लियर है? बट रियल लाइफ में कभी एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट का मतलब तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में डैम्पिंग होती है। तो अगर फोर्स ऑसिलेशंस विद डैम्पिंग आ जाए, फोर्स ऑसिलेशंस विद डैम्पिंग आ जाए तो क्या होगा, लो देख लेते हैं। तो मान लीजिए इधर को जा रहा है वेलोसिटी v से और आपने फोर्स लगा दी, तो इक्वेशन क्या बनेगी जी, F माइनस के एक्स माइनस बी वी, है ना, इज इक्वल टू एम ए। तो क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू के एक्स प्लस बी वी प्लस एम ए। तो अब हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, जान के फाइव ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता ही आएगा, और अब पुट कर देते हैं इसमें। तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, आप देखते जाओ। अगर आपने ये नहीं भी नोट करना कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर तो ये होना ही है। बी वी एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव, और एक्सेलेरेशन आता है माइनस एम ओमेगा डी स्क्वायर ए। बोलो क्लास, सही किए? बोलो यार। एफ इज इक्वल टू, अब साइन की टर्म्स एक साथ कर लो, तो साइन की टर्म क्या आएगी, अच्छा के अंदर आएगा यार, कैसा देगा, तो साइन की टर्म आएगी के, या ए को कॉमन ले लो, ए तो कॉमन ही ले लो, फिर लिखो साइन की टर्म ओमेगा डी टी प्लस फाइव, वो आ जाएगी के माइनस एम ओमेगा डी स्क्वायर प्लस, फिर लिखो कॉस की टर्म इनटू बी ओमेगा, ठीक, ये आ गया। और f क्या था, एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी इज इक्वल टू ए। अब इस टर्म को हम, आपको पता है ना, कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसको लिख दें अपन साइन थीटा और डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। बोलो, ये फंडा आपको करना आता है? टेक इट एज x एंड टेक इट एज y। हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आ जाएगा साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव इंटू वाई, ठीक। इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ आ रहा है आपको? बोलो यार। Yes, sir. Excuse me, sir. तो ये चीज एक साइन या कॉस बन जाएगा, और ये भी एक साइन है, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, साइन का साइन के फंक्शन। हमारे पास क्या आ गया, ए रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एफ नॉट। इससे एम्पलीट्यूड निकल कर आ जाता है ये एफ नॉट बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज दिस, प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज दिस। तो ये एम्पलीट्यूड निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। इसको फिर से अगर थोड़ा सा देखना चाहो, आपने तो सॉल्यूशन याद करना है यार, देखो स्टेप्स बाढ़ में गए, तो ये आ जाता है। ये आ जाता है, ठीक है ना। पिछली बार से देख रहे हो एक टर्म एक्स्ट्रा आई है, आपने स्टेप्स याद नहीं करने हैं, मैंने सिर्फ कर दिया आपके लिए। ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आई है, देख रहे हो, देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर था पिछली बार, इस बार अंडर रूट ऑफ इस टर्म का स्क्वायर प्लस एक और टर्म का स्क्वायर आया है। हाँ जी, तो इस बार क्या होगा, अगर ओमेगा नॉट और ओमेगा डी मैच हो भी गए तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट तो नहीं होगा ना, देखो, अरे बोलो, ये हो जाएगा ना फिर, Yes. तो नॉट इनफाइनाइट, ठीक है ना, लार्ज होगा बट इनफाइनाइट नहीं होगा। सही है क्लास?
तो क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड एफ नॉट बाय बी ओमेगा डी, ये हो जाएगा। तो इन रियल लाइफ ये होता है कि डैम्पिंग अगर प्रेजेंट है तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट नहीं होता, बट हाँ बहुत लार्ज हो जाता है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड बिकम्स वेरी लार्ज बट नॉट इनफाइनाइट। इज इट ओके? आपने क्या याद करना है अब मैं वो बता देता हूँ ताकि आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, 3 नंबर, 2 नंबर एंड 1 नंबर था वो वाला, किधर गया वो, ये वाला। दिस, बस ये 3 चीजें याद करनी है। क्यों, इसकी बैकग्राउंड कहानी मैंने आपको बता दी है, क्या है ये, डैम्ड है, ये फोर्स्ड है, ये वो है वो है, बस उसके ज्यादा आपने इधर उधर दाएं बाएं देखना ही नहीं है। विजन को याद करो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा, अगर आया ही नहीं फिर तो बात ही खत्म। और ये जो फोर्स ऑसिलेशंस वाले केस हैं ये दोनों नेक्स्ट ईयर इनकी डेरिवेशन आएगी, ठीक है ना। सो यू कैन इग्नोर, मैं लिख ही रहा हूँ ताकि नोट्स में भी आपको ज्यादा चिंता ना हो, इग्नोर। क्लियर है क्लास? पहले मुझे तो थ्योरी समझ आ गई, कहानी समझ आ गई आपको, अंदर टेक्निकली अगर ना जाए, कहानी समझ आ गई क्या हो रहा है। Yes, अगर sir. डैम्ड ऑसिलेशन, अगर आप डैम्ड ऑसिलेशंस वाले सिस्टम को छोड़ दोगे, अगर आप इस सिस्टम को फ्लूइड में छोड़ दोगे, फ्लूइड उस पे लगाएंगे बीवी की फोर्स, ठीक है ना। अब टेक्निकली याद करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है, अब फेमिनिज्म का इशू मत बनाना, बीवी बीवी लगेगी तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है ना। जिनको समझना था समझ गए होंगे। अगर हम फोर्स ऑसिलेशन करवा रहे हैं तो क्या होगा, जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगी तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा। बट इन रियल लाइफ देयर इज डैम्पिंग ऑलवेज प्रेजेंट, क्योंकि हम हवा में, हवा फ्लूइड है, फ्लूइड हमेशा बीवी की फोर्स लगाता है, तो उस केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड लार्ज तो हो जाता है, इनफाइनाइट नहीं रीच करता। क्लियर है? दैट इज फोर्स्ड ऑसिलेशंस विद डैम्पिंग। तो 3 केस हमने आज पढ़े, इनके जो सॉल्यूशंस हैं काफी कॉम्प्लेक्स हैं, हम इनके सॉल्यूशन रटने हैं, द वर्ड इज रटना, ठीक है ना। दैट इज ऑल दैट वी हैव टू डू, दिस कंप्लीट्स एसएचएम। यू वुड सी, आई डोंट थिंक इस पे क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल में, ये जो पार्ट मैंने आज कराया इस पे क्वेश्चंस नहीं है मॉड्यूल में, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना। एंड देयर आर 100 मतलब 99.99% चांसेस कि आपके लिए जेई मेन से भी हट जाएंगे। वो क्लैरिटी हमें मिल जाएगी जैसे इस साल का एनटीए का फॉर्म आएगा, हमें वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस साल का जो सिलेबस कट किया था, अगर एनटीए ने उसको एक्नॉलेज कर लिया तो तुम्हारे ईयर में भी एक्नॉलेज हो जाएगा, फिर ये सिलेबस से तुम्हारे लिए तो रिड्यूस हो ही जाएगा। क्लियर है क्लास? Yes, sir. Yes, Sir. sir. कंप्लीट्स द, दिस कंप्लीट्स द एसएचएम का चैप्टर पूरा, ठीक। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? Yes. Yes, sir. Yes, sir.